मृणाल हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी तेज चलती सांसें खिड़की से आते सूरज की गर्मी का सहारा पाकर नॉर्मल होने लगी, लेकिन उस डरावने सपने का कुछ असर बाकी रह गया। वह जब तक तैयार होकर डाइनिंग हॉल में पहुंचा, सभी नाश्ता करके जा चुके थे। खाना सर्व करने वाली लड़की ने उसे बताया कि अरुंधति उसका इंतज़ार कर रही है। मृणाल ने जल्दी जल्दी नाश्ता निपटाया और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। बाहर आते ही मृणाल ने अरुंधति को कार के पास खड़ी देखा। उनकी नज़रें मिली और इससे पहले कि मृणाल देरी के लिए माफ़ी मांगता, उसने मृणाल को अंदर बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। अरुंधति ने गाड़ी स्टार्ट की और बोली, सीट बेल्ट लगा लेना, रास्ता सुंदर है। कहीं कहीं एक आदमी दिखाई दे जा रहा था। गाड़ी की तेज चाल और भी तेज होने लगी। इन घुमावदार रास्तों पर वही इतनी तेज ड्राइविंग कर सकता है जो अपनी जान हथेली पर रख कर गाड़ी चलाए। सड़क के किनारे की 100 फीट गहरी खाई भी उसकी ड्राइविंग की रफ्तार को कम नहीं कर पाई। गाड़ी चलाती अरुंधति को मृणाल घनघियों से ताकता रहता। उसके बंधे हुए बाल में से कुछ लटें आज़ाद होकर बाहों पर आ जाती और वह उन्हें हटाती रहती। मृणाल को यह खेल अच्छा लग रहा था। अचानक अरुंधति ने कहा, ज़रा से स्टीयरिंग पकड़ना। क्या? मृणाल कुछ नहीं समझ पाया। वह फिर बोली, स्टीयरिंग पकड़ना। मृणाल ने स्टीयरिंग पकड़ते ही उसने अपना हाथ स्टीयरिंग से हटा लिया और जोड़ बनाने लगी। इस समय वह मृणाल के बेहद करीब थी। उस पल मृणाल को ऐसा लगा जैसे वह अरुंधति नामक इस चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ नाग हो। तभी उसने मृणाल को हटने का इशारा किया और वापस अपने हाथ स्टीयरिंग पर जमा लिए। इस दौरान अरुंधति की उंगलियों ने मृणाल की उंगलियों को 1-2 बार छू लिया। मृणाल को यह स्पर्श अच्छा लगा, पर अरुंधति का चेहरा भावहीन ही रहा। मृणाल उसी घुनी लड़की को देखता रह गया। फिर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वह बोली, जानते हो मृणाल, कई बार तो इन रास्तों पर हादसे ऐसे जगहों पर होते हैं जहां बचाव दल भी नहीं पहुंच पाता और लाश भी नहीं मिलती। मृणाल ने अरुंधति को देखा, पर क्या यह वह अरुंधति थी या फिर उसके भीतर कोई और था? वह थोड़ा डरा, पर अपने डर को छुपाते हुए बोला, तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाती हो? डर नहीं लगता? मैं डरती नहीं हूँ, डराती हूँ। मतलब? वह हंसी और बोली, मतलब कुछ नहीं, गाड़ी से उतरो, हम पहुँच गए। उसके कहने पर मृणाल ने भी ध्यान दिया कि गाड़ी तो रुकी हुई है। गाड़ी से उतरकर दोनों जंगल के बीच आ गए। मृणाल गाड़ी की डिक्की से कैनवस, टेबल, कुर्सियाँ और बाकी सामान निकालता रहा और अरुंधति कोने में बैठी उसे देखती रही। सब कुछ सेट कर मृणाल ने उसे सामने आने का इशारा किया तो वह बिना कुछ बोले सामने आकर बैठ गई। मृणाल अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद वह बोली, अरुणिमा का चेहरा कैसे बनाओगे? मेरे मन ने उसकी फ़ोटो को अपने अंदर उतार लिया है। ऐसे कैसे? अगर उसकी तस्वीर अपने पास नहीं रखोगे तो क्या मेरे चेहरा देखकर उसका चेहरा बनाओगे? इस बात पर मृणाल को थोड़ा गुस्सा आ गया। बोला, मेरा काम आप मुझे ही करने दें। तुम भड़क क्यों रहे हो? सॉरी, मैं अपने काम में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं कामचोरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुमने अरुणिमा को देखा कितना है, जो बिना उसकी तस्वीर के उसके चेहरे को बनाना के दावे करते हो। मृणाल लंबी सांस भर कर बोला, मैंने शायद उन्हें सबसे ज़्यादा देखा है। उनके दाहिने कान के अंदर एक तिल है और आप दोनों की आँखों की बनावट में थोड़ा सा अंतर है और भी बहुत कुछ है। बताऊं? कुछ समय के लिए दोनों की आंखें मिली और अरुंधति ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। धीरे से बोली, आई एम सॉरी। धोखे के डर से भरोसा करना मत छोड़ो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मृणाल चल कर अरुंधति के पास आ गया। इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ कहता, देवदार के पेड़ों के बीच से
झनकता आकाश काले बादलों से घिर गया। मृणाल ने तुरंत सारा सामान बटोरा और कार की तरफ दौड़ पड़ा। अरुंधति भी बचा सामान लेकर उसके पीछे दौड़ी। अभी सामान डिक्की में रखा ही था कि बारिश शुरू हो गई। मृणाल ने अरुंधति को तुरंत गाड़ी में बैठने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी का गेट चाबी से नहीं खुला। बारिश तेज होती जा रही थी। परेशान अरुंधति को देखकर मृणाल बोला, गाड़ी के बारे में बाद में भी सोचा जा सकता है, अभी बारिश से बचना ज़रूरी है। मृणाल ने इधर उधर देखा तो उसे घने पेड़ों के बीच में झोपड़ी का पुराना ढांचा नजर आया। उसने अरुंधति का हाथ पकड़ा और उसे ढांचे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। बारिश के साथ साथ अब तेज हवा भी चलने लगी। अरुंधति ने अपनी भीगी साड़ी के आंचल को शोर सा तान तो लिया, लेकिन फिर भी पारदर्शी साड़ी कितना, और वह अपना स्वेटर और शॉल गाड़ी में ही भूल आई थी। मृणाल से उसकी परेशानी अधिक देर तक नहीं छुपी। उसने अपना जैकेट उतारा और अरुंधति की तरफ बढ़ा दिया। अरुंधति ने ना में सिर हिलाया। मृणाल बोला, और लो, यश चोपड़ा की फिल्म की हीरोइन लग रही हो। इतना सुनते ही अरुंधति के चेहरे पर लज्जा की लाली फैल गई। उसने मृणाल के हाथ से जैकेट ले लिया और पहनते हुए बोली, और तुम? मैंने स्वेटर पहना हुआ है। कुछ समय दोनों चुप रहे। तभी तेज आवाज़ के साथ बिजली चमकी। मृणाल कांप गया। अरुंधति ने भी यह देखा। वह बोली, क्या हुआ मृणाल? मृणाल ने झिझकते हुए कहा, मुझे बिजली से डर लगता है। ओह, वह बोली और मृणाल के ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई। वे दोनों झोपड़ी की एक कमज़ोर दीवार पर पीठ टिकाकर आकाश को देखने लगे। इस बार बिजली चमकी तो अरुंधति ने मृणाल की बाजुओं पर अपना हाथ रख दिया। इस बार मृणाल डरा नहीं, मुस्कुराते हुए बोला, बहुत डर लग रहा है। अरे, अब डर क्यों लग रहा है? अब तो तुम मेरे पास में हो, तभी तो डर लग रहा है। यह कहकर मृणाल अरुंधति के बेहद करीब चला गया। उसका एक हाथ अरुंधति के हाथ में था और दूसरा झोपड़ी की दीवार पर। अरुंधति बस उसकी आंखों को देखती रही। मृणाल ने अरुंधति के माथे को चूमा तो अरुंधति की आंखें बंद हो गई। दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही किसी स्त्री की तेज चीख ने उन्हें होश में ला दिया। सामने स्वर्णा और रवि सक्सेना आते हुए दिखे। स्वर्णा लगातार चीख रही थी। स्वर्णा और रवि को साथ देख मृणाल ही नहीं, अरुंधति के लिए भी झटका था। अंधेरे हो जाने का कारण उनका ध्यान अरुंधति और मृणाल की तरफ नहीं गया। बारिश के रुकने के बाद भी हवाओं का रुख नरम नहीं पड़ा था। तभी स्वर्णा बोली, यहाँ आने का क्या मतलब? बात तो घर में भी हो सकती थी। रवि ने गंभीर आवाज़ में जवाब दिया, तुम जानती हो कि घर में बात नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हारा असली चेहरा जो सबके सामने आ जाएगा। बकवास बंद करो, मैं सच जानती हूँ। अचानक रवि चीख उठा, हाँ, मैंने ही अखबार में वह खबर छपवाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अरुणिमा का मर्डर हुआ है। बाप हूँ, कुछ तो करना था। यहाँ तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। सब हाथ पर हाथ धरे कर ऐसे बैठे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपनी बेटी खोई है। उसकी बात सुनते ही स्वर्णा के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान खिल गई। वह सिगरेट लगाते हुए बोली, बेटी खोई है या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? कम से कम मेरे सामने तो ये कंसर्न्ड फादर होने का नाटक छोड़ो और सच बोलो। तुम तो मुझे पेरेंटिंग पर लेक्चर ना ही दो तो अच्छा है। जो औरत अपनी सगी बेटी से जलती हो वह मुझे ज्ञान देती अच्छी नहीं लगती। इस बात पर स्वर्णा जोर से हंसी। मैं जैसी भी हूँ, अच्छी या बुरी, सबके सामने हूँ, लेकिन तुम मुंह पर राम और मन में रावण। अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमी लाकर रवि बोला, मैं गले तक कर्ज में फंसा हुआ हूँ स्वर्णा, वे लोग मुझे मारने की धमकी भी दे रहे हैं।
मैंने सोचा था कि अरुणिमा के नाम पर जो रानी माँ ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें से कुछ बेचकर अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा लूँगा। बस पर उस मूर्ख लड़की ने सब बिगाड़ दिया। केस का भी कुछ हो नहीं रहा था। मुझे लगा अखबार में खबर देने से मेरा दोहरा फायदा हो जाएगा। एक तो इस खबर के बदले अखबार वालों से कुछ मिल जाएगा और फिर खबर दबाने के लिए रानी माँ से तगड़ी रकम वसूल कर लूँगा। पर मैं भूल गया था कि वह कमीना एडिटर मेरा दोस्त होने के साथ साथ तुम्हारा एक आशिक भी है। अब यह बताओ कि तुम क्या चाहती हो? कुछ सोचते हुए स्वर्णा ने कहा, यहाँ की ना तुमने मेरे काम की बात तो सुनो। तुम रानी माँ के पास जाओ और ठीक वैसा ही करो जैसा कि तुमने प्लान किया है। आज भी मेरी माँ को अपनी बेटी से अधिक तुम पर भरोसा है। इस बात को दबाने के लिए तुम जितनी कीमत मांगोगे वे दे देंगी। उन्हें अपनी झूठी शान भी तो बचानी है, लेकिन उस कीमत में मेरा भी हिस्सा होगा। रानी माँ की इकलौती बेटी को पेशों की कैसी समस्या? ताना मारने की ज़रूरत नहीं है। रानी माँ की वारिस तो अरुंधति मैडम हैं। मैं तो उनके वेतन पर गुजारा करने वाली मुलाजिम हूँ। तभी सामने से आती गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए रवि बोला, गाड़ी आ गई, चलो बैठो, बाकी की बातें गाड़ी में करते हैं। स्वर्णा गाड़ी में बैठने को हुई कि उसकी नज़र सामने खड़ी गाड़ी पर गई। बोली, अरे यह गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? हाँ, यह है तो अपनी ही गाड़ी, पर कोई नज़र नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, आया होगा कोई, हम चलते हैं। पर स्वर्णा, कोई यहाँ हुआ तो? किसी ने हमारी बात सुन ली हो तो? रवि डरा गया। स्वर्णा उसका हाथ पकड़कर अंदर बैठाते हुए बोली, तुम डरते बहुत हो। गाड़ी के जाते ही अरुंधति और मृणाल भी बाहर आ गए। अरुंधति के आंखों में छाए दर्द के बादलों को मृणाल ने देखा, पर उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बोलकर उसे शांत करवाए। बस इतना बोल पाया, मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। अरुंधति ने कुछ जवाब नहीं दिया। आधे घंटे तक मृणाल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा और जब वह हार मानने को हुआ तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। पूरे रास्ते अरुंधति एक शब्द नहीं बोली। घर आते ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बिना मृणाल की तरफ देखे अंदर चली गई। मृणाल गाड़ी को गैरेज में पार्क करके घर की तरफ मुड़ा और एक आदमी से जा टकराया। नशे में धुत वह आदमी मृणाल के कान में बड़बड़ाया, अपनी जान की खैर चाहता है तो भाग जा यहाँ से। यह डायनों का बसेरा है, तुझे भी खा जाएंगी। मृणाल कुछ और पूछता कि अंदर से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी। तभी उसे रघु अपनी तरफ दौड़ता दिखाई पड़ा। रघु को उनकी ओर आता देख वह आदमी मृणाल की कान में फुसफुसाया, चलता हूँ, अगर तुम जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और भाग खड़ा हुआ। मृणाल के पास आते ही रघु बोला, सरकार, गजब हो गया। क्या हुआ रघु? हमारे दामाद साहब रवि बाबू को किसी ने चाकू मार दिया है। शेष भाग अगली किस्त में। आपको यह कहानियाँ कैसी लग रही हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।